केन अपनी हार स्वीकार करता है और केन के मुंह से ये बातें सुनते ही वहां मौजूद पूरी ऑडियंस दंग रह जाती है। यहां तक कि केन के साथ आए वो लोग भी जो एमसी को हराने आए थे अवाक होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। अगले ही पल पूरा एरिना शोर से गूंज उठता है। यंग मास्टर गिस्लन जीत गए, वाह मेरी तो बेट लग गई, ये कैसे हो सकता है, मेरे सारे पैसे डूब गए। हर तरफ लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे होते हैं। वहीं एमसी की छोटी बहन खुशी से उछल पड़ती है और जोर से बोलती है, बिग ब्रदर जीत गए। उधर केन के साथ आया आदमी गुस्से में उसके पास भागते हुए आता है और उसके कान के पास चिल्लाता है, आखिर तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़े पीछे थे। मैंने तुम पर भरोसा किया था। केन हल्का सा सिर घुमाकर ठंडी आवाज में कहता है, बस करो, यहां सब खत्म हो चुका है, चलो यहां से। उसकी बात सुनकर वो आदमी और भी ज्यादा हैरान रह जाता है। तभी पीछे से एमसी की आवाज आती है, तो अब जबकि सब खत्म हो चुका है, मुझे वो काम भी कर लेना चाहिए जिसके लिए मैं यहां आया था। ये सुनकर सामने वाला आदमी घबरा जाता है, क्या मतलब तुम्हारा? तभी एमसी जोर से पूरी ऑडियंस को संबोधित करते हुए कहता है, सुनिए सब लोग, यहां मौजूद इस महान व्यक्ति ने खुद आगे आकर वॉलंटियर किया है कि आज यहां मौजूद हर इंसान के खाने पीने का खर्चा ये उठाएगा। बस फिर क्या था? भीड़ खुशी से चिल्लाने लगती है, मीट और ड्रिंक्स, कितने समय बाद ऐसी दावत मिलेगी, यंग लॉर्ड तो कमाल है। उधर वो आदमी पूरी तरह घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, अभी के अभी अपनी बात वापस लो। एमसी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, इसे हार की कीमत कहते हैं, कम से कम इतना तो तुम्हें करना ही चाहिए। फिर उसका कंधा नीचे दबाते हुए आगे बोलता है, और हाँ, ये मत सोचना कि इस दावत का पैसा बेट वाले गोल्ड से जाएगा, तुम्हें अलग से 2000 गोल्ड देने होंगे, और उन 1000 गोल्ड को मत भूलना जो हमारी पहले वाली शर्त में तय हुए थे। अगर भागने की कोशिश की तो अंजाम याद रखना। एमसी की आंखों में दिख रहा दबाव देखकर वो आदमी कांप उठता है और झुककर बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद एमसी वहां से निकल जाता है। अगले दिन हमारा सीन शिफ्ट होता है कैसल में गिस्लन के कमरे की तरफ। वहां लड़ाई में जीते गए गोल्ड से भरा एक बड़ा सा बॉक्स उसके सामने रखा होता है। बॉक्स खोलते ही उसकी आंखें हल्की सी चमक उठती हैं। इतने पैसों से तो छोटी मोटी सेना हायर की जा सकती है, लेकिन अभी भी काफी नहीं है, मुझे और ज्यादा पैसे चाहिए, और उसके लिए मुझे जल्द ही एक बिजनेस शुरू करना होगा। उसके पास खड़ी ब्लिंडा और उसकी छोटी बहन मुस्कुराते हुए उसे देख रही होती हैं। गिस्लन उनकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या चाहिए तुम दोनों को? उसकी बहन उत्साह से पूछती है, बिग ब्रदर, इतने सारे पैसे आखिर कहां खर्च करने वाले हो? गिस्लन उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? वो हंसते हुए जवाब देती है, नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रही थी। तभी ब्लिंडा मुस्कुराकर कहती है, ये तो साफ है कि ये पैसा कहां जाने वाला है। गिस्लन कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता है। ब्लिंडा आगे बोलती है, जल्द ही लेडी अमेलिया का बर्थडे आने वाला है, तुमने इतना बड़ा शो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम उन्हें बहुत महंगा गिफ्ट देना चाहते हो, है ना? उसकी बहन तुरंत बोल पड़ती है, ओह, तो ये सब अपनी फ्यूंसे के सामने अच्छा दिखने के लिए था। ये सुनकर गिस्लन चौंक जाता है, मेरी फ्यूंसे? ब्लिंडा हंसते हुए कहती है, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, हमें सब पता है। उसकी बहन भी बोलती है, हम लोग अमेलिया रेफोल्ड की बात कर रहे हैं। बस अमेलिया का नाम सुनते ही गिस्लन का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। उसके दिमाग में पिछले जीवन की यादें घूमने लगती हैं। अमेलिया रेफोल्ड, एक ऐसी नोबल जिसे लोग उसकी दयालुता और अच्छे स्वभाव के लिए जानते थे। हर स्टेटस के लोगों के साथ बराबरी से पेश आने वाली लड़की जिसे जनता का अपार समर्थन मिला था। लेकिन बाद में उसी लड़की को लोग नॉर्थ की विच के नाम से जानने लगे। उसने डेल्फिन डची के साथ हाथ मिलाकर पेडियम के पतन में सबसे बड़ा रोल निभाया था। एक गद्दार गिस्लन हल्की मुस्कान के साथ ब्लिंडा से पूछता है, फादर कब तक लौटेंगे? ब्लिंडा सोचते हुए जवाब देती है, शायद 1 हफ्ता लग जाए। 1 हफ्ता काफी है। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकलने लगता है। पीछे से ब्लिंडा जल्दी से पूछती है, लेकिन आप अभी रेफोल्ड क्यों जा रहे हैं? अभी तो बर्थडे भी नहीं आया। गिस्लन पीछे मुड़कर मुस्कुराता है, उससे पैसे लेने। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है रेफोल्ड टेरिटरी की तरफ। तेज हवा में एक लड़की के लंबे बाल लहरा रहे होते हैं। वो अपने सामने खड़ी एक गरीब बच्ची के सामने सैंडल रखती है और नरम आवाज में कहती है, लो, इसे पहन लो। वो बच्ची कांपती आवाज में कहती है, लेडी अमेलिया। तभी हमें पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अमेलिया ही है। अमेलिया मुस्कुराकर कहती है, अगर मेरी टेरिटरी में कोई नंगे पैर चलेगा तो मुझे शर्म आएगी। फिर वो पीछे खड़े सैनिकों से आदेश देती है, इन लोगों के खाने और रहने का इंतजाम तुरंत करो। जी माय लेडी। सभी नाइट्स तुरंत तैयारियों में लग जाते हैं। वहां मौजूद लोग ये सब देखकर भावुक हो जाते हैं और अमेलिया का धन्यवाद करने लगते हैं। इसके बाद अमेलिया खुद नंगे पैर वापस लौटने लगती है। अगला सीन उसके गार्डन में शिफ्ट होता है। वहां उसका स्क्वायर नाइट उसके पैर धो रहा होता है। उसका नाम था बेनफ। वो सम्मान से कहता है, आज आपने बहुत महान काम किया माय लेडी। अमेलिया अपनी बिल्ली को सहलाते हुए कहती है, मेरे पिता हमेशा चाहते हैं कि लोग आदेश माने, लेकिन आम लोग उसी के पीछे चलते हैं जो उन्हें अच्छा रखे और पेट भर खाना दे। बेनफ मुस्कुराकर कहता है, इसी वजह से लोग आपको इतना सपोर्ट करते हैं। भविष्य में सक्सेसर की लड़ाई में ये आपके बहुत काम आएगा। अमेलिया चुप रहती है, फिर अचानक अपना पैर सीधे उसके चेहरे पर रख देती है। तो बताओ, नॉर्थ से आए उस क्रूर शॉट्समैन के साथ डुअल में क्या हुआ था? बेनफ तुरंत झुककर माफी मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। अगर मैं वहां जीत जाता तो सबकी नजरें आप पर आ जाती।
अभी सही समय नहीं है आपकी असली ताकत दिखाने का। वो उसके पैर को चूमते हुए कहता है, क्योंकि मैं आपकी तलवार हूँ। अमेलिया ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हें मजबूत बनाने में मैंने बहुत खर्च किया है, इसलिए तुम्हें कमजोर होने की इजाजत नहीं है। फिर वो पूछती है, मर्चेंट गिल्ड का क्या हाल है? बेनफ जवाब देता है, अगर आप एटीएम मर्चेंट गिल्ड की बात कर रही हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। फॉरेस्ट ऑफ बीस्ट में जो आउटपोस्ट बनाया गया था वो हमलों में आधा तबाह हो चुका है। अब वहां का सारा सामान हमारे गिल्ड से खरीदा जा रहा है। धीरे धीरे हम वो सारे पैसे वापस निकाल लेंगे जो हर साल पेडियम को सपोर्ट फंड के नाम पर भेजे जाते थे। वो आगे कहता है, और हम उन सैनिकों को भी भर्ती कर रहे हैं जो पेडियम छोड़कर आ रहे हैं। उनमें से कई बारबेरियन ट्राइब से लड़ चुके हैं, यानी काफी अनुभवी हैं। अमेलिया संतुष्ट होकर कहती है, अच्छा है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, फिलहाल हमें खुद को सिर्फ एक मामूली मर्चेंट गिल्ड की तरह दिखाना है। जब तक हमारी ताकत पूरी तरह तैयार नहीं हो जाती, हमारी असली पहचान सामने नहीं आनी चाहिए। तभी एक बटलर अंदर आता है। माफ कीजिए माय लेडी, लिकैन गेट से खबर आई है। बेनफ गुस्से में बोलता है, लेडी आराम कर रही हैं, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? बटलर घबराकर जवाब देता है, यंग लॉर्ड गिस्लन यहाँ आए हैं और वो आपसे मर्चेंट गिल्ड के बारे में बात करना चाहते हैं। ये सुनते ही अमेलिया और बेनफ दोनों चौंक जाते हैं। अगला सीन विजिटर रूम में शिफ्ट होता है, जहां गिस्लन और अमेलिया आमने सामने बैठे होते हैं। गिस्लन मुस्कुराकर कहता है, हेलो अमेलिया, लेकिन अमेलिया कोई जवाब नहीं देती। उसकी बिल्ली बस गुर्राने लगती है। अमेलिया ठंडी आवाज में कहती है, बिना बताए यहाँ चले आना अच्छी बात नहीं है। क्या तुम्हें बेसिक मैनर्स भी नहीं सिखाए गए? गिस्लन आराम से जवाब देता है, तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो सोचा पहले ही गिफ्ट दे दूं। ये कहते हुए वो टेबल पर फूल रख देता है। रास्ते में मर्चेंट गिल्ड से खरीदा था, इसकी खुशबू काफी अच्छी है, शायद अब से मैं वहीं से फूल खरीदा करूंगा। क्या नाम था उनका? हाँ, डार्कडियम मर्चेंट गिल्ड। बस इतना सुनते ही अमेलिया की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो उठते हुए कहती है, मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन गिफ्ट मिल चुका है तो अब मैं चलती हूँ। तभी गिस्लन की आवाज अचानक भारी हो जाती है। बैठो। अमेलिया रेफोल्ड। उसकी आवाज में ऐसा दबाव था कि अमेलिया खुद कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। ये क्या था? इतनी प्रेशर वाली आवाज, और वो भी उस लड़के से जो हमेशा मेरे सामने डरता था। गिस्लन आराम से चाय उठाता है और कहता है, चलो सीधी बात करते हैं, मुझे 10,000 गोल्ड चाहिए। अमेलिया अविश्वास से उसे देखती है। तुम अचानक यहां आते हो और सीधे अपनी फ्यूंसे से इतने पैसे मांगते हो? गिस्लन चाय नीचे रखते हुए कहता है, इससे फादर का कोई लेना देना नहीं है, मुझे पैसे चाहिए बस। फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, वैसे भी तुम्हारा कभी मुझसे शादी करने का इरादा नहीं था, सही कह रहा हूं ना? अमेलिया चुपचाप उसे घूरती रहती है। गिस्लन आगे बोलता है, मान लो अगर तुम इस जगह की लॉर्ड बन गई तो तुम्हारे सारे प्लान पूरे हो सकते हैं, लेकिन अगर दुनिया को यह पता चल गया कि तुम छिपकर अपनी ताकत बढ़ा रही हो तो सक्सेसर की लड़ाई और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ये सुनते ही अमेलिया की बिल्ली जोर जोर से फुफकारने लगती है। अमेलिया धीमे स्वर में कहती है, यंग लॉर्ड गिस्लन, ऐसी बातें मजाक में भी नहीं करनी चाहिए। गिस्लन मुस्कुराता है, चिंता मत करो, अगर मैं इस कमरे से सुरक्षित बाहर निकल गया तो ये राज मेरे साथ ही रहेगा। अमेलिया धीरे से बोलती है, ओह ऐसा नहीं होगा। वो तुरंत बेनफ को बुलाती है। अगले ही पल बेनफ कमरे के अंदर आ जाता है। काफी समय बाद मुलाकात हुई। लॉर्ड गिस्लन। उसे देखकर गिस्लन मन ही मन सोचता है, बेनफ, अमेलिया का सबसे भरोसेमंद आदमी, एक ऐसा योद्धा जिसकी क्षमता नॉर्थ के टॉप शॉट मास्टर्स से तुलना की जा सकती है। फिर गिस्लन मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं यहां मर गया तो दोनों टेरिटरी के बीच युद्ध छिड़ सकता है, क्या तुम लोग उसका सामना कर पाओगे? अमेलिया बिना झिझक जवाब देती है, बिल्कुल। फिर वो ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, हम दुनिया को बताएंगे कि एक बदमाश यहां घुस आया था जिसने हंगामा मचाया और आखिरकार हमारे स्क्वायर नाइट के हाथों मारा गया। इसके बाद वो बेनफ की तरफ देखते हुए आदेश देती है, मार दो इसे।